हाँ भाई सुनो, हाँ भाई जैद कैसा, बढ़िया। चलो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी सेक्शन 15 तक। कहाँ तक? एक बार आदत अनुसार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ देखो, तो लेट हो गया हूँ आज, मैं रिवीजन थोड़ा फास्ट ट्रैक पे कराऊंगा। जल्दी देखो, मेरी तरफ देखो। सबसे पहले सेक्शन 5 से शुरुआत करी। कहाँ से? सेक्शन 5 में बताया हु में बिकम पार्टनर। पार्टनर कौन बन सकता है एलएलपी में? ठीक है, एलएलपी में कोई भी पार्टनर बन सकता है जो इंडिविजुअल है, कॉर्पोरेट है, फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, फॉरेन एलएलपी है, इंडियन एलएलपी है। एक एलएलपी को भी पार्टनर बनने की परमिशन दे दी हमने कि भाई तुम तो आर्टिफिशियल पर्सन हो बट तुम भी पार्टनर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि 3 लोग पार्टनर नहीं बन सकते। एक जो अनसाउंड माइंड का हो, एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट और डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। एक तो जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो चुका है और जो अब डिक्लेयर होने वाला है। ठीक है, तो हो चुका नंगा और होने वाला नंगा दोनों कवर है। ठीक है, और अनसाउंड माइंड जो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है, ये लोग पार्टनर नहीं बन सकते। सेक्शन 5। सेक्शन 6 में बात करी हम लोगों ने। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। अगर 2 से कम हुए, बिजनेस 6 महीने तक कैरी ऑन हुआ, तो 6 महीने के बाद जितने भी लोग अवेयर थे इस फैक्ट से, जितने भी, मतलब एक ही लोग बचेगा। अब तो 2 से कम हुए तो एक ही बचेगा, 1.5 तो नहीं बच सकता। तो जो एक अकेला इंडिविजुअल अब बचा है, ही विल लाइबल फॉर होल द डेप्ट ऑफ एलएलपी के सारे डेप्ट के लिए वो लाइबल है। इसके बाद हमने 7 में बात करी डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर में मैंने आपको बताया 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे जिसमें एक रेसिडेंट होना जरूरी है, लेकिन दोनों जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे वो इंडिविजुअल होंगे। मतलब दे शुड बी नेचुरल पर्सन, दे शुड नॉट बी आर्टिफिशियल पर्सन। वो कौन होने चाहिए? नेचुरल। कौन नहीं होने चाहिए? आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, चलो अब डेजिग्नेटेड पार्टनर हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 7। इसमें कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें करी। मेरी तरफ देखो प्लीज, मेरी तरफ देखो। अगर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल आपको नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपकी कंपनी में आर्टिफिशियल पर्सन ज्यादा है, तो उन आर्टिफिशियल पर्सन में से एक नॉमिनी उठा लो। नॉमिनी कंपनी में होते हैं डायरेक्टर, पार्टनरशिप फॉर्म में होते हैं पार्टनर। इनको नॉमिनी बोल सकते हो आप। तो मतलब फिर वापस उसी जगह पे आके खड़े हो जाएंगे कि भाई इंडिविजुअल को ही बनाना है। अगर आप में बॉडी कॉर्पोरेट है तो भी हम आपको बॉडी कॉर्पोरेट को डेजिग्नेटेड पार्टनर तो नहीं बनाने देंगे, क्योंकि उसको जगह जगह पे साइन करने पड़ते हैं, उसके ऊपर पेनल्टीज है और उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट भी है, जेल भी है। तो हम आर्टिफिशियल पर्सन को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना देंगे तो जेल कैसे भेजेंगे? फिर उसे हर जगह पे लिखा हुआ है 6 महीने की जेल, 2 साल की जेल, लॉजिक समझना। तो अगर हम आर्टिफिशियल पर्सन को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना देते तो डेजिग्नेटेड पार्टनर को तो जेल के प्रावधान है, तो उसको जेल कैसे भेजेंगे कंपनी को? इसीलिए बोला भैया डेजिग्नेटेड पार्टनर तो इंडिविजुअली होना चाहिए। ये हम लोगों ने सब बात कर ली। इसके बाद हम लोगों ने बात करी इस एक्ट में रेसिडेंट का मतलब है जो प्रीवियस ईयर में 120 दिन रहा हो। कितने दिन? इनकम टैक्स में हमारे लिए 182 है, उसमें और भी कंडीशन है। अभी हमने फेमा पढ़ा, उसमें भी 182 है पीआरआई के लिए, लेकिन यहाँ कितना है? 120 दिन। तो वो 120 दिन हमें याद रखना है। प्लीज यहाँ देखो। इसके बाद 8 पढ़ा हमने। 8 में ये लिखा हुआ है कि जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा उसके ऊपर सारी लाइबिलिटी आएगी जो एलएलपी पे आती है। फिर 9 पढ़ा हमने। आप चाहो तो डेजिग्नेटेड पार्टनर को चेंज कर सकते हो, जिसको भी चेंज करोगे उससे रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी और वो कंसेंट आरओसी को फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी चीज है भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर चेंज होना, तो आरओसी को बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद 10 पेनल्टीज पड़ी। जगह जगह पे पेनल्टी थी, ये नहीं करा तो वो पेनल्टी, वो एक पेज पे लिख के लर्न करना। यहां हटा दो, अब 10 हो गया। फिर 11 से 15 तक का स्लॉट कल पढ़ा। सामने देखो, 11 में मैंने आपको पढ़ा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, कि जब भी आपको कोई एलएलपी खोलनी है तो पहले इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबसेक्शन 2 में दे रखा था, लेकिन मैंने पहले पढ़ाया क्योंकि पहले ये पढ़ना जरूरी, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनता कैसे है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में एलएलपी का नाम होगा, पार्टनर का नाम होगा, एलएलपी का एड्रेस होगा, पार्टनर का एड्रेस होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम होगा, दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन होगी। ये सब बनके कुलिंदा तैयार होगा, जिसको हम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आईडी बोलते हैं। इसी चीज को हम वहां मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलेंगे। कहां? कंपनी में। यहां क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सामने देखते चलना, सामने रिवीजन आपका हो रहा है। चलो, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जैसे ही बन जाएगा तो किसी भी सीए, सीएस, एडवोकेट, इनसे हम लोग एक मेमोरेंडम साइन करवाएंगे, डिक्लेरेशन। क्या डिक्लेरेशन? कि ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ दिस एक्ट हैव बीन कंप्लाइड, कि एक्ट की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लाइड है। ठीक है, अब कोई भी सीए अगर अपनी पैनल प्रोविजन से बचना चाहता है तो वो इन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को बराबर पढ़ के साइन करे, ऐसे फर्जी में साइन ना करे, क्योंकि आगे चल के एक्ट बोलता है उन पे भी पेनल्टी आ सकती है। क्योंकि एक्ट बोलता है जो भी फॉल्स डिक्लेरेशन देगा और जो भी फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा सब पे पेनल्टी है और जेल के भी प्रावधान है। तो अगर आपको बचना है तो बराबर से चेक करके आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं। ये सारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बन गया, डिक्लेरेशन आ गई, आरओसी को फाइल कर दो। ये सब बातें 11 में लिखी हुई है।
11 में लिखी हुई। अब 12 में रजिस्ट्रेशन है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे कि जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था, अगर आपने अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से फाइल किए हैं तो खुशखबरी आएगी, क्या कि LLP हुआ है। कितने दिन में आएगी खुशखबरी? 14 दिन में खुशखबरी आ जाएगी कि आपको LLP हुआ है। LLP का सारा डॉक्यूमेंट आपके घर पे आ जाएगा और वो डॉक्यूमेंट इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि आपने सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली फाइल किए हैं। ठीक है, ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा। ठीक है, फिर कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब भी बता दिया मैंने आपको, एक होते हैं प्राइमा फेसी एविडेंस और एक होते हैं कंक्लूसिव एविडेंस। तो LLP का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो RC आएगी आपकी, वो कौन सा एविडेंस होगा? कंक्लूसिव। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ये कौन सा एविडेंस होगा? कंक्लूसिव, प्राइमा फेसी, बोथ और नन। तो आप लिखोगे कंक्लूसिव। ये बात मैं कंपनी में भी पढ़ाऊंगा। कंपनी में भी जब आपको RC मिलती है तो वो क्या होता है? कंक्लूसिव एविडेंस। ठीक है, कभी भी गाड़ी वाड़ी से कोई जा रहे हो, पुलिस की चेकिंग चल रही है, बोलते भाई RC दिखाओ, आप RC दिखा देते हो, उसके बाद उस RC पे वो डाउट नहीं कर सकता कि ये आपकी है ना, हाँ ठीक है, ये कार का नंबर लिखा हुआ है उसके ऊपर, गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है, कंक्लूसिव एविडेंस है। अब अगर उसमें कुछ गलती भी निकलती है ना, तो वो अथॉरिटी जिम्मेदार है जिसने मुझे RC दी है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वो तो मेरा RC चेक करेगा पुलिस वाला, उसके बाद एक भी काउंटर क्वेश्चन वो मेरे से नहीं पूछ सकता, हाँ सही तो है ना ये RC, फर्जी तो नहीं बनवाई, ऐसे नहीं पूछ सकता। ये पूछ सकता है RC है कि नहीं है। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई कंसर्न अथॉरिटी आपको कोई सर्टिफिकेट दे देती है, देने से पहले उसको जितनी पूछताछ करनी है कर ले, जितने चक्कर लगवाने हैं लगवा ले। एक बार वो सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आ जाता है तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि मैंने सारी फॉर्मेलिटी बराबर टाइम पे पूरी करी है। अब आप मेरी तरफ से कोई आरोप या उंगली मेरे पे नहीं उठा सकते। ये जनरल परसेप्शन में बात बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, चलो इसको भी साइड में रख दो। फिर 13 में मैंने आप लोगों को बताया 14 दिन में आ जाएगा ये RC, अगर सब कुछ सही है तो। ये सब 12 में लिखा हुआ था, कंक्लूसिव भी 12 में लिखा हुआ था। 13 इफेक्ट, अगर एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, सॉरी 13 रजिस्टर्ड ऑफिस। 13 रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस में मैंने 4 बातें बताई थी तुम लोगों को। पहली बात तो ये बताई थी कि रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए और वो कोई PO बॉक्स नंबर ना हो, वो एक फिजिकल प्लेस हो। दूसरे में ये बताया था जहां पे सारे डॉक्यूमेंट आपको सर्व किए जाएंगे, और आप भी कोई डॉक्यूमेंट भेजोगे तो रजिस्टर्ड ऑफिस से भेजोगे। अपने इनवॉइस में, अपने बिल में, अपने हर डॉक्यूमेंट में रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आपको डालना पड़ता है। ठीक है, ये रूल में लिखी हुई है, इसमें लिखी हुई नहीं थी ये बात, लेकिन ये याद रखना, हर इनवॉइस में, हर डॉक्यूमेंट में आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखना पड़ता है। ठीक है, हर जगह पे, ताकि सबको याद रहे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। फिर 3 में मैंने आपको बताया चेंज करना हो तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हो। चेंज की जानकारी भी ROC को, रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। 4th में शायद पेनल्टी थी कि अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं खोला तो फिर उसकी पेनल्टी। 4th में पेनल्टी कितनी थी? 500 रुपए पर डे। ठीक है, 30 दिन में खुल जाना चाहिए। कितने दिन में? 30 डेज ही है ना। ठीक है, अब आगे प्लीज मेरी तरफ देखो। फिर 14 में पढ़ा है इफेक्ट कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप किसी को स्यू कर सकते हो, कोई आपको स्यू कर सकता है, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ऑल अदर थिंग्स विच अ नेचुरल पर्सन कैन डू, आर्टिफिशियल पर्सन कैन ऑल्सो डू, एक्सेप्ट कि आर्टिफिशियल पर्सन की शादी नहीं होगी, तलाक नहीं होगा, ठीक है, वो जेल में नहीं जाएगा, खाना नहीं खाएगा, सोएगा नहीं, पानी नहीं पिएगा। इनको छोड़ के जो एक नॉर्मल पर्सन, जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन प्रॉपर्टी खरीदता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी प्रॉपर्टी खरीदेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। तुम दोनों कुर्ते में बहुत अच्छे लग रहे हो भाई। तेरे को गलती से तेरे को बोल रहा हूँ मैं, ये तेरे को, इसको तूने भी पहना है क्या? तू भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी 15 की, नेम की। नेम के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि आपका जो नाम है उसके पीछे आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लगाना जरूरी है, और शॉर्ट फॉर्म में LLP भी लिख सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में LLP, नहीं तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ था। सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ था कि आपका नाम अनडिजायरेबल ना हो, आइडेंटिकल ना हो, किसी और कंपनी के नाम को रिजेंबल ना करता हो। ठीक है, अनडिजायरेबल ना हो, आइडेंटिकल ना हो, किसी और कंपनी के नाम को रिजेंबल ना करता हो। अनडिजायरेबल, कोई भी ऐसा गंदा सा नाम जो किसी को सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है, अनडिजायरेबल। आइडेंटिकल मतलब रिलायंस तू भी है, मैं भी रिलायंस हूं, तो आइडेंटिकल। रिजेंबल ना करता हूं मतलब बिस्लेरी को बेस्लेरी कर दिया, ये रिजेंबल ना करता हूं। ये सब बातें भी हम लोगों ने करी, ये सब 15 में पढ़ा होता है। यहां तक एकदम क्लियर है सबको? अब जब भी रिवीजन करेंगे 16 से करेंगे। आई होप आपको 5 to 15 एकदम क्लियर है। 5 to 15, कहां से? 5 to 15 शुरू करें। 16 से आज शुरू करना है। मेरी तरफ देखो, पहले मैं सारा जितना भी आज पढ़ाना है आपको अच्छे से समझा देता हूं, फिर रीड करेंगे आराम से। आज PDF भी है, लाइट नहीं गई तो। ठीक है, 16 है रिजर्वेशन ऑफ नेम। क्या है? रिजर्वेशन। ठीक है, पहले एक्ट में है ना, ओरिजिनल नाम में
और नाम को दोबारा चेंज करवाना है तो दोनों का प्रोसीजर अलग था। अभी शुरू में ओरिजिनल नाम लेना है या पुराने नाम को ही चेंज करवाना है। बेटा बेटा तू कहाँ देख रही है, यहाँ सामने सामने ध्यान दो। अब दोनों प्रोविजन सेम कर दिए हैं, मतलब अगर मैं नए नाम के लिए अप्लाई करूं या पुराने नाम को ही चेंज करवाऊं, दोनों के लिए प्रोसीजर सेम है। प्रोसीजर क्या है? MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जाओ, वहां पे नेम क्लोज का ऑप्शन आता है, वहां नेम क्लोज में जाओ। जैसे ही आपको नई LLP खोलनी है तो आपको जो भी सूटेबिलिटी के हिसाब से नाम रखना हो वो नाम रख लो। 3 नाम का पैनल होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 दे दो आप कि फर्स्ट, अगर फर्स्ट, क्योंकि आपने कहा ना आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। अब मैं रख रहा हूं मेरे नाम से शब्बीर लिमिटेड या शब्बीर LLP। अब होंगे इंडिया में बहुत सारे शब्बीर, तो उससे खुला हुआ होगा, तो मैंने कहा फिर शब्बीर ना मिले तो फिर मुर्तज़ा ना मिले तो अब्देली, तीनों ना मिले तो फिर तुम्हारी SS कराओ। तो मैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से 3 नाम दूंगा। अब पहले क्या होता था, ये 3 नाम देते थे। अब क्या होता है कि जैसे आप लोग कभी ID बनाते हो तो आपको पता है जब आप कोई नाम ऐसा लिखते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो रेड मार्क आ जाता है। अब यहाँ पे भी ऐसा हो गया है, जैसे ही मैं कोई ऐसा नाम लिखूंगा जो उनके रिकॉर्ड में ऑलरेडी है तो रेड मार्क आ जाएगा, तो उसी वक्त मिलेगा। और रेड मार्क नहीं आया तो फिर 3 अपने प्रेफरेंस के लिख दो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी नाम होते हैं जो उनके रिकॉर्ड में नहीं होते तो बाद में कोई दिक्कत आ जाए, इसीलिए नाम तो आपको 3 ही देने हैं प्रेफरेंस में। पहला वो लोग फर्स्ट को ही देंगे, पहला ही अवेलेबल है तो आपको पहला मिलेगा, दूसरा अवेलेबल है तो दूसरा, तीसरा अवेलेबल है तो तीसरा। जो भी नाम आपको मिलेगा बेटा वो आपके नाम पे 3 महीने तक रिजर्व हो जाएगा। कितने महीने तक? 3 महीने तक। अब 3 महीने में आपको LLP खोलने की जितनी भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर लो। जैसे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दे दो, CA के साइन वाइन करा लो, 11 में पढ़ाया, ROC को सब फाइल कर दो, जो भी चीज़ें हैं वो इन 3 महीनों में कर दो। क्योंकि नाम आप अब अगर 3 महीने में आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वगैरह, तो 3 महीने के बाद आपकी नेम की एप्लीकेशन अपने आप डिस्पोज हो जाएगी। नाउ यू हैव टू एनरोल अगेन एंड फिर फ्रेश नेम से फ्रेश एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। क्या ये बात समझा पा रहा हूँ मैं आपको? फ्रेश नेम से फ्रेश एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए एक अच्छे प्रोफेशनल की गाइडेंस ये होती है कि नाम रिजर्व बाद में करो। जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा कि उसे LLP खोलनी है, ठीक है, अभी मेरे पास कोई क्लाइंट आया, ठीक है, कि ये प्रथा आई और ये चारुल आई कि हम लोगों को LLP खोलनी है, और इसने कहा कि सर हम नाम के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, अब आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने में हमारी मदद करो। तो मैं इसको कहूँगा ये आपने गलत किया, पहले आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी कर लेते, उसके बाद नाम के लिए देते। क्योंकि जैसे ही आपने नाम के लिए दिया आपका 3 महीने का टाइमर स्टार्ट हो गया। अब अगर बीच में मेरी तरफ से कोई डिले हो गया, आपकी तरफ से डिले हो गया, तो वो नाम आपके हाथ से गया, फिर दोबारा एप्लीकेशन दो। अब उतने टाइम में वो नाम किसी और ने ले लिया तो फिर आपको दूसरा नाम सोचना पड़ेगा। सो एज अ बेटर कंप्लाइंस पहले ये सब चीजें कर लो, फिर एप्लीकेशन दे दो, कुछ नहीं होता। अभी हम लोग देखेंगे MCA की साइट पे जाएंगे, सबसे पहला ही नाम का सेक्शन खुल जाता है। वहां पे थोड़ा चेक करते हैं अपन लोग, नेट चल रहा है ये इसमें? हाँ वही यार, नहीं चल रहा। मेरा भाई विकास नहीं आया क्या आज? फिर क्यों नहीं चल रहा है? मेरे नसीब में कोई चीज़ एक बार में क्यों नहीं लिखी हुई? चलो छोड़ो, ये चलता है। अगर नेट आगे तो पॉज करके कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, ये देखो, ये MCA की साइट खोली हमने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या हुआ? ठीक है, जैसे ही हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो ये आ गया नेम रिजर्वेशन यहाँ कंपनी का और नेम रिजर्वेशन LLP। इसमें जब मैं करके देखूंगा ना तो ये यूजर ID पासवर्ड मांगेगा पूरा, ठीक है। हाँ तो वो तुम्हारे सामने डालू है ना, ये यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड डलेगा। अगर टाइम पास तो करो मत फालतू में, ठीक है। अभी करेंगे, अभी रुक जाओ। LLP रजिस्टर करेंगे अभी नहीं, कल, ठीक है। आज के हो गया हूं मैं लेट, इस पे आ जाओ वापस। जो मेरे को जहां तक ले सालो, अगर तुमने अभी ये बोला है, तुम्हारी ऐसी बेटा मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, सब्जेक्ट छोड़ दूंगा मैं। चलो देखो, रिजर्वेशन ऑफ नेम, यार ये छोटी बच्ची हो क्या। चलो अब हम लोगों ने
देखा कि कैसे एमसीए की साइट खोलते ही 3 ऑप्शन में सबसे पहले ये ऑप्शन आता है कि नेम रिजर्वेशन ऑफ एलएलपी। उसमें जाओगे आप, यूजर आईडी पासवर्ड डालते हम लोग, ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग को पूरा प्रोसीजर खुल जाता कि किस तरीके से एलएलपी इनरोल होती है, ठीक है। करेंगे अभी अपन लोग, ये एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे, ठीक है, ये करा लें दो पहले पूरा, ठीक है। तो नेम इस तरीके से रिजर्व होता है, याद रखना 3 महीने के लिए आपके पास नेम रिजर्व रहेगा, ठीक है। ये देखो अब और अच्छा एक और बात सुन लो, ये सिर्फ नेम रिजर्वेशन के लिए नहीं है। अभी जैसे मैंने एक एलएलपी खोल रखी थी, है ना, एक एलएलपी खोल रखी थी मैंने किसी नाम से, ठीक है, तो अब वो नाम मुझे चेंज करना है, तो सेम प्रोसीजर है, फिर वापस इसी पे जाओ नेम पे और पहले एग्जिस्टिंग नेम डालो और न्यू नेम डालो, और फिर 3 महीने के अंदर अंदर आपका नाम चेंज हो जाएगा। मतलब अब चेंज करने का और न्यू नेम का प्रोसीजर सेम है। पहले इसमें डेडलाइन अलग अलग थी, अब ऐसा नहीं है। कंपनी में अभी भी अलग अलग है। देखो अब पढ़ना जरा, अ कंपल्सन में अप्लाई, पहले तो 3 P याद रखना, प्रेस्क्राइब फॉर्म, ठीक है, 3 P याद रखना। अ पर्सन में अप्लाई इन प्रेस्क्राइब फॉर्म, प्रेस्क्राइब मैनर, प्रेस्क्राइब फीस के साथ किसको अप्लाई करेगा? रजिस्ट्रार को। क्या नेम के लिए? प्रपोज नेम के लिए भी, और नेम टू विच एलएलपी प्रपोजेस टू चेंज। मतलब अगर आप नए नाम के लिए जाते हो तो भी यही सेक्शन है, और इफ यू प्रपोजेस टू चेंज, अगर नाम को चेंज करना चाहते हो तो भी यही सेक्शन है। क्या है? बस इतनी सी बात लिखी हुई है कि प्रेस्क्राइब फॉर्म में, प्रेस्क्राइब मैनर में, प्रेस्क्राइब फीस देने के बाद अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हैं आपका नाम उसी हिसाब से है, तो वो रिजर्व कर लिया जाएगा। एंड इट इज द नॉट विच मे बी रिजेक्टेड। ये ऐसा नाम नहीं है जो रिजेक्ट हो सकता है सबसेक्शन 2 के हिसाब से। ये पढ़ाया मैंने तुम्हें, सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है अगर अनडिजायरेबल हो, आइडेंटिकल हो, किसी को रिजेंबल करता हो। एक एक रेफरेंस बराबर याद रखा करो। 15 के सबसेक्शन 2 में यही बात लिखी हुई थी, स्क्रॉल करे, 15 के सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ था एलएलपी लगाया करो, ये 1, और 2 में क्या लिखा हुआ था? अनडिजायरेबल ना हो, आइडेंटिकल ना हो, रिजेंबल ना करता हो। अब उसका रेफरेंस इधर आ रहा है कि अगर 15(2) के हिसाब से चल रही हो तुम्हारी ऐसी तैसी, तो तुम्हारा नाम 3 महीने के लिए रजिस्टर हो जाएगा। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, ठीक है। ये रेक्टिफिकेशन खोल दिया था मैंने, ये रहा, सॉरी, ठीक है। तो ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मिलने के बाद अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नाम है उसके अकॉर्डिंग ही है ये, इट इज नॉट रिजेक्टेड एज पर 15(2) के हिसाब से रिजेक्ट नहीं होगा, तो रिजर्व द नेम फॉर 3 मंथ। कितने टाइम के लिए रिजर्व हो जाएगा? 3 मंथ। तो इसमें जो मेन बात हो क्या है, ये सेक्शन नेम के लिए भी है, प्रोपोजेस टू चेंज के लिए भी है। एप्लीकेशन किसको देनी है? रजिस्ट्रार को। लेकिन ये एप्लीकेशन एमसीए की साइट पे जाके देते हैं, ठीक है। वो अगर सेटिस्फाई हो गया कि सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 इज नॉट कॉन्ट्रावेंट, अगर उसको आपने कॉन्ट्रावेंट नहीं किया है तो आपका नाम क्या हो जाएगा? रिजर्व हो जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 महीने के लिए। ये क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ेंगे। हो गया ये? तो ये नाम आपका क्लियर हो गया, ठीक है। सेक्शन 16 रिजर्वेशन ऑफ नेम, समझ गए? अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं? एवरी पर्सन हु प्रपोजेस a name of LLP or proposes to change the name of LLP make a application in prescribed form and prescribed manner with a prescribed fees to the registrar. If registrar is satisfied that name is not in contravention of subsection 2 of section 15, then he will reserve such name for a period of 3 months from the date of making application. सब चीज कवर हो गई? ये तुम्हें लिख के आना है, मेन चीज़ों को अंडरलाइन करना है। 3 महीने को अंडरलाइन करोगे, कॉन्ट्रावेंशन ना करे इस बात को अंडरलाइन करोगे, ठीक है, इन चीज़ों को अंडरलाइन करोगे। समझ गए? इस तरीके से नाम की एप्लीकेशन दी जाती है। बढ़ू आगे बढ़ू, 16 हो गया, अब 17। 16 हो गया रिजर्वेशन, 17 हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम का। किसका है? सामने देखो, सामने देखो, पहले समझेंगे फिर रीड करेंगे। 17 ये कहता है एक बार आपने एलएलपी खोल दी तो कायदे से तो वो किसी और के नाम को आइडेंटिकल ना हो, रिजेंबल ना करे, स्टिल इंसान से ही गलती होती है। मैंने कोई नाम से एप्लीकेशन दे दी, अब इतने सारे नाम हैं, ठीक है, उसमें कुछ कंपनियां हैं जो 1956 वाले एक्ट में भी रजिस्टर्ड थी, उस समय इतना कंप्लाइंस नहीं था, ठीक है। अब रजिस्ट्रार ने नहीं देखा कि ये नाम आइडेंटिकल है, तो अब जैसे बेस्लेरी चल ही रहा है ना, बिस्लेरी को जब तक ऑब्जेक्शन नहीं है बेस्लेरी चलेगा, जिस दिन बिस्लेरी को ऑब्जेक्शन आएगा बेस्लेरी बंद होगा। अब बिस्लेरी को ऑब्जेक्शन आ गया कि बेस्लेरी जो नाम है वो मेरे नाम को रिजेंबल कर रहा है,
और मेरी गुडविल खराब करने का काम कर रहा है। तो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर बिसलेरी? क्या ऑप्शन है? तो सुनो, अब बिसलेरी जो कंपनी है वो रजिस्ट्रार को बोलेगी कि मेरे नाम से ये एलएलपी खुली हुई है, इसका नाम मेरे नाम को रिजेंबल कर रहा है, या इसका नाम मेरे नाम से आइडेंटिकल है, या इसका नाम अनडिजायरेबल है, मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। ऐसी एप्लीकेशन डाली कंपनी ने या किसी और एलएलपी ने या किसी भी इंडिविजुअल ने जिसका नाम नेम एंड एम्बलम एक्ट में रजिस्टर्ड था और उसने उसका ट्रेडमार्क करा रखा है, उसने उसका अभी हमारे बीसीसी का हमने ट्रेडमार्क नहीं करा रखा, ठीक है? तो बीसीसी नाम से कोई और भी कोचिंग खोल ले या कोई कंपनी खोल ले तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने ट्रेडमार्क नहीं ले रखा, हमने मैप का ले रखा था, ठीक है? हमारी मैप चलती थी तो हमने वो नाम हमें थोड़ा यूनिक भी लगा था और अच्छा सा, तो हमने उसका लोगो वोगो भी बनवाया था और ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर करवा लिया था उसे। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते इसके, 25-30 हज़ार रुपये लगते हैं बस, ठीक है? फिर डिपेंड करता है, आप बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, लेकिन हो जाता है बहुत ईजीली। तो अगर आपको कोई अपना ऐसा नाम हो कि आपको लगे ये बहुत यूनिक नेम है और ये मेरा ही होना चाहिए, तो आप रजिस्टर करवा लो। अब मैंने रजिस्टर करवा ली, मान लो मैप। अब 5 साल बाद किसी ने मैप नाम से कोई कंपनी खोल ली। अब मैंने तो ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर करवाया था और उस बंदे ने तो एलएलपी खोल ली, सॉरी एलएलपी पढ़ रहा हूँ ना, एलएलपी खोल ली उसने। अब उसको मैप एलएलपी नाम अलोकेट कर दिया गया, जबकि मैप मेरा नाम था। तो मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दूंगा कि मेरे नाम से आपने एक कंपनी खोल दी है और मैं स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ इस चीज़ को। सेंट्रल गवर्नमेंट उस एलएलपी को ऑर्डर देगा कि वो 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम चेंज करो, कुछ भी रखो, मैप मत रखो, क्योंकि इस नाम से ऑलरेडी एक सोल ट्रेडर ने ट्रेडमार्क करवा रखा। तो 3 जनों को ऑप्शन मिलते हैं, सोल ट्रेडर को अगर उसका नाम ट्रेडमार्क एक्ट में है, कंपनी को अगर उसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी में है, और किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी को जिसका नाम रजिस्टर ऑफ एलएलपी में है। तो 3 लोगों को अगर ये लगता है कि हमारे नाम से एक और एलएलपी खोल दी गई है, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या देंगे? एप्लीकेशन देंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगी कि 3 महीने में ये नाम को क्या करो? चेंज करो, ठीक है? इसका वो कहाँ गया मुंह, कहाँ गया सिद्धार्थ? टीटी खेल लिया तुमने, किसको पता होगा? फिर अब एक चार्ट बनाना था, तुम्हारी एसएस कराओ, नहीं बना रहा। देखो क्या होगा सेक्शन 16 में कि अगर कोई सोल ट्रेडर है या कोई कंपनी है या कोई एलएलपी है, ये लोग एप्लीकेशन देंगे सीजी को कि भैया हमारे नाम से एक एलएलपी रन हो रही है, आप उस नाम को चेंज करवाओ। तो सीजी नोटिस देगा उस एलएलपी को कि भैया विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना नाम क्या कर लो? चेंज कर लो, चेंज कर लो। लेकिन जब आप इसको बोलोगे सीजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रॉपर इंक्वायरी बिठाएगा पहले और देखेगा कि वाकई में ये आपका नाम है, क्या ये कंपनी, ये एलएलपी आपके नाम को रिजेंबल कर रही है, क्या ये एलएलपी का और आपका नाम आइडेंटिकल है, और सारी फाइंडिंग्स को देखने के बाद ही वो कंक्लूजन पे पहुंचेगा, अंधाधुंध डिसीजन नहीं देगा। ये बात लिखी हुई है 17 में, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। इसमें एक बात और सुन लो, ये जो सोल ट्रेडर है, कंपनी एलएलपी के लिए नहीं है, सबसेक्शन 2 बढ़ा रहा हूं, सोल ट्रेडर है, इसको एप्लीकेशन एलएलपी के 3 इयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर अंदर देनी पड़ेगी, विद इन 3 इयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्योंकि क्या होता है मेरे बच्चों कि आज अगर मान लो इसने एलएलपी खोल ली और मैप एलएलपी रख लिया, मैं सोल ट्रेडर हूँ, मेरा भी मैप कोचिंग चलता है। अब मेरा कभी केरला जाना हुआ और ये मैप एलएलपी केरला में थी, मैं केरला गया, मैंने देखा यार इसने मेरे नाम से खोल रखी है, तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैंने हाथों हाथ एप्लीकेशन दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्या करा है तुमने, इसको क्यों दे दिया, है तो मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो बोलेंगे कि भैया इस मैप एलएलपी को खुले हुए 7 साल हो गए हैं, आज अगर आप इनका नाम चेंज कराओगे तो 7 साल से इसके क्रेडिटर डेटर सब इनको इस नाम से जानते हैं। तो आप क्या 7 साल तक सो रहे थे? और अगर आपको 7 साल तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो आगे भी नहीं पड़ना चाहिए। तो एप्लीकेशन देने के लिए 3 साल का टाइम है।
लेकिन ये लूप होल है। 3 साल के बाद मुझे पता ही 3 साल बाद चला तो मैं क्या करूं? अब मुझे 4 साल बाद पता चला तो मैं क्या करूं? तो आई मस्ट हैव सम ऑप्शंस अवेलेबल विद मी। आपने 3 साल की डेडलाइन डाल दी है, ठीक है। मैंने अभी एग्जांपल कैसे फ्रेम किया कि मैं तो केरला घूमने गया था, तो मुझे दिखा गया तो मेरे नाम से एलएलपी चल रही है, तो मैंने कहा ये तो मेरा ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर्ड नेम है, मैंने तो ट्रेडमार्क करवा रखा है नाम का, हमारी एस्टेस, फिर भी तुमने ये नाम किसी और को दे दिया, तो गलती वैसे तो उस रजिस्ट्रार की है जिसने दे दिया, लेकिन अब रजिस्ट्रार नाम देते वक्त ट्रेडमार्क एक्ट को भी पढ़े। तो भारत के सिस्टम से मैं इतनी उम्मीद कम करता हूं थोड़ी, ठीक है। अगर वो एग्जिस्टिंग एलएलपी होगा, एग्जिस्टिंग कंपनी होगा तो खुल जाएगा वहां पे, लेकिन ट्रेडमार्क एक्ट और इनका डेटा एक साथ नहीं होता है। कंपनी का डेटा तो एक ही जगह पे है, एमसीए में, जो साइट खोली अभी, वहां सारा कंपनी का डेटा है, एलएलपी का भी सारा डेटा है। तो जब मैं एक नाम से एप्लीकेशन डालूंगा और उस नाम से ऑलरेडी कंपनी होगी तो उनको पता चल जाएगा, एलएलपी का भी पता चल जाएगा। लेकिन सैकड़ों सोल ट्रेडर भारत में किस नाम से क्या बिजनेस कर रहे हैं और कितना उनका ट्रेडमार्क में रजिस्टर है, ये सब जानकारी उसको होना मुश्किल है। तो आपको उतने समय में या तो पता चल जाए, नहीं चला तो 3 साल बाद आपका ऑप्शन लैप्स हो गया। तो क्या लगता है आपको कि अब इस लूप होल का क्या इलाज होना चाहिए? 3 साल तो लिख दिया इन्होंने, पहले सेक्शन पढ़ते फिर इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। देखो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट 15-16 में कुछ भी लिखा हुआ हो, इफ थ्रू इन एडवर्टेंस, मतलब या तो गलती से और अदरवाइज या जानबूझ के या जो भी कारण से, एलएलपी ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन, एलएलपी अपने रजिस्ट्रेशन पे रजिस्टर्ड हो गई, एलएलपी रजिस्टर्ड हो गई, किस नाम से? इज रजिस्टर्ड, एलएलपी रजिस्टर्ड हो गई बाय नेम, ऐसे नाम से जो क्या करता था, आइडेंटिकल था या क्या करता था, रिजेंबल करता। अनडिजायरेबल होगा तो वो लोग देंगे ही नहीं, लेकिन आइडेंटिकल वाला तो मिल सकता है गलती से, रिसेंबल वाला भी मिल सकता है गलती से, मिल गया। और वो किसको रिजेंबल करता था? या तो किसी और एलएलपी को, या किसी कंपनी को, या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के सोल ट्रेडर को। 3 लोग कवर है इसमें, कंपनी या सोल प्रोप्राइटर जिसका ट्रेडमार्क, और तुमने मुझे वही नाम दे दिया, तो अब क्या होगा? मैं क्या करूंगा? ठीक है, मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, मैं एप्लीकेशन दूंगा। क्या करूंगा? मैं एप्लीकेशन दूंगा। दे दी ऊपर एप्लीकेशन मैंने। अब ऑन एन एप्लीकेशन, जैसे ही एप्लीकेशन मिलेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा। क्या करेगा? किसको? उस एलएलपी को। क्या डायरेक्ट करेगा? तेरी ऐसी तैसी चेंज कर नाम, क्या कर, कितने टाइम में कर, और 3 महीने कहां से शुरू होंगे? डेट ऑफ ऑर्डर से। कहां से शुरू होंगे? डेट ऑफ ऑर्डर से। जिस दिन मैंने ऑर्डर दिया उस दिन से 3 महीने स्टार्ट होंगे। ठीक है, समझ गए? तो 3 महीने वहां से स्टार्ट हो गए, बराबर याद रखना है चीज। अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये जो 3 महीने ना, बच्चे इसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं कि मुझे एप्लीकेशन देनी है 3 महीने, मुझे मेरे एप्लीकेशन देने का कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो जब पता चलेगा कि मेरे नाम से एलएलपी खुली है मैं तब एप्लीकेशन दूंगा। कंपनी को जब पता चलेगा, एलएलपी को जब पता चलेगा, सोल ट्रेडर को जब पता चलेगा, इन तीनों को जब पता चलेगा तब एप्लीकेशन देंगे। मेरे एप्लीकेशन देने की कोई डेडलाइन नहीं है, मेरे को जब पता चलेगा तब एप्लीकेशन दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की डेडलाइन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बोलेगा कि तू नाम चेंज कर, तो उस कंपनी, उस एलएलपी को 3 महीने में नाम चेंज करेगा। तो याद रखना, यहां पे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कब बोलूंगा इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कब बोलेगा इसके लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। उसको बोलने के बाद 3 महीने में नाम चेंज करना, ये टाइम लिमिट है। तो 3 महीने का मतलब भी समझना, बस 3 महीने याद रख लेते हो, उसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्टिव बनते हैं। और एक ने भी गलत किया है तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, बराबर सुन लेना। मैं कब सीजी को बताऊं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, मेरे को जब पता चलेगा तब बताऊंगा। यार मेरे को आज पता चला कि ये मेरे नाम से एलएलपी चला रहा है, बता दो। सीजी कंपनी को कब बताएगा इसके लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तुम इतने बड़े हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताओगे, मोदी जी को बोलोगे तुम, ठीक है मोदी जी हम जैसे ही तुम्हें बोले ना हमारे नाम से एलएलपी चल रही है तो 5 दिन में उसको नोटिस दे देना, सारी रैली वैली छोड़ के कहीं मत जाना चुनाव प्रचार के लिए, तुम्हारी एस्टेस पहले 5 दिन में उसको नोटिस दे के आओ कि वो हमारे नाम से एलएलपी चला रहा है। तो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नहीं बोल सकते ये। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बोलेगा कि तुम्हारा नाम चेंज करो, तो वो 3 महीने में नाम चेंज करेगा। तो ये 3 महीने क्या है ये समझ लेना, सिर्फ 3 महीने याद रख लेते हो, कुछ मतलब नहीं है उससे। 3 महीने क्या है ये समझ में आया तुम्हें? 3 महीने में एलएलपी को, बार बार मेरे मुंह से कंपनी निकल रहा है, एलएलपी याद रखना, एलएलपी को 3 महीने में क्या करना पड़ेगा? नाम चेंज करना पड़ेगा। 3 महीने कहां से काउंट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ सीजी। बोलो बोलो बोलो, फ्रॉम द डेट ऑफ सीजी।
सीजी, ठीक है, जिस दिन सीजी ऑर्डर देगा 3 महीने में। अब वो 3 साल वाली बात, ये गंदी लाइन है। एप्लीकेशन ऑफ प्रोप्राइटर, यहां से प्रोप्राइटर की बात हो रही है कि जो प्रोप्राइटर एप्लीकेशन देगा वो कितने टाइम में देगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल के अंदर अंदर देगा। एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के मतलब एक बार एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई और इस बात को 3 साल निकल गए तो अब आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते। अब इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। ये लूपहोल है, तो बताओ अब मेरे नाम से किसी ने एलएलपी खोल ली और इस बात को 7 साल हो गए और मुझे अब पता चला कि मेरे नाम से एक एलएलपी चल रही है, क्या करूं मैं? व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल? किससे पैसा ले लूं? उस एलएलपी से। और वो कौन दिलाएगा मुझे? कोर्ट। हाँ, जहां पे लॉ के प्रोविजंस फेल हो जाते हैं वहां कोर्ट हमारा काम करेगा, संविधान हमारा काम करेगा। हर चीज में आप एक रिट पिटिशन तो लगा ही सकते हो, ठीक है। कौन? पैसे तो वो बोल रहा है पैसे देगा, आप तो पिटीशन लगाओ कि ये मेरे नाम से एलएलपी चला रहा है और यहाँ पे 3 साल का बोला गया, 3 साल निकल चुके हैं। बताओ अब मेरे साथ किस तरीके से जस्टिस होगा? और मेरी भी क्या गलती है? मेरे नाम से अगर एक एलएलपी चल रही है तो इसमें मेरी भी क्या गलती है? ये 3 साल डालने का क्या लॉजिक होगा? इन्होंने 3 साल क्यों डाला इधर? मैं जब एप्लीकेशन दूं तब उस मेंटेनेबल होनी चाहिए एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर अभी तक आपको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा तो आगे भी नहीं पड़ना चाहिए। ये लोग ये मान के चलते हैं फर्क तो कभी भी पड़ सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है तो अगर आपको जब फर्क पड़े तब कोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। तब आप क्या करना, जब भी फर्क पड़े, जैसे वो आप नाम से रजिस्टर से उस नाम से कुछ ऐसा कांड कर दे और उसकी वजह से आपकी गुडविल खराब हो रही हो। जैसे कल जो मैं बात कर रहा था कि वो मुन्नी वाले केस में जिन लोगों ने रिट पिटीशन डाली थी कोर्ट में कि ये गाना चेंज करो, उन्होंने याद है क्या बोला था कि जिसका नाम मुन्नी है उसको क्लास में सब झंडू बाम के चिढ़ाते हैं, ठीक है, कि मैं झंडू बाम हुई। तो उन्होंने क्या रिट पिटीशन डाली कि ये आपके गाने में जो नाम है और क्योंकि हमारा भी वही नाम है तो हमारी पिक्चर बन रही है क्लास में, तो सारी मुन्नियों ने डाली थी एप्लीकेशन। और मुन्ना क्या बोले कि भैया ये ऐसा कुछ हो नहीं सकता, चेंज, गाना तो अब पब्लिश हो गया, जो होना था वो तो हो गया, डैमेज हैज बीन डन, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इस पे से ये बात बताऊंगा मैं कि अगर किसी ने मैप एलएलपी खोल दी, अब वो मैप एलएलपी ने कोई बहुत बड़ा बैंक का फ्रॉड किया और इतना बड़ा फ्रॉड किया कि सारे न्यूज़पेपरों में मैप 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 आने लग गया, तो लोग मुझे भी वही मैप समझे और मेरे साथ डीलिंग करनी बंद कर दी। तो मैं कोर्ट में जाऊंगा कि इनके नाम खराब होने की वजह से मेरा नाम अपने आप खराब हो गया क्योंकि मेरा वही नाम है। तो कोर्ट मुझसे बोलेगा कि आपको नाम चेंज की एप्लीकेशन देनी चाहिए थी, तो मैं बोलूंगा कि जब तक मुझे पता चला 3 साल इलैप्स हो चुके थे और आपने यहां डाला है 3 साल, तो आई हैव नो रेमेडीज लेफ्ट। लेकिन अब नाम खराब ही हो रहा है तो मुझे कोर्ट तक आना पड़ा, तो अब मुझे कंपनसेशन दो, या तो मेरा नाम चेंज होगा, उसका नाम चेंज होगा, उसको बोलो वो नाम चेंज करे, मेरा तो सही चल रहा है, और फिर जो कोर्ट का निर्णय होगा हमें मानना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो 3 साल अपनी जगह पे सही है, लेकिन अब इसके बाद अगर कुछ हो जाता है तो आपके पास भी ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। इसीलिए उस दिन मैंने रिपब्लिक डे पे बोली थी ये बात कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे जबरदस्त लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और इसकी एक खास बात है कि इट वर्क फॉर दोज, इट वर्क इवन फॉर दोज हु डोंट बिलीव इन इट, ठीक है। कि अगर मान लो कोई इसमें विश्वास भी नहीं रखता कि बकवास है, तो वो उसके राइट को भी प्रोटेक्ट करता है कि मैं मानता हूं कि भैया मेरे को तो नहीं है, मेरे को तो रिजर्वेशन से नफरत है, मेरे को तो उससे नफरत है, इससे नफरत है ना, और संविधान की रिस्पेक्ट नहीं है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वो भी केस कर सकता है, उसको भी उतने ही राइट्स है जितने उसको है, जिसको उसकी कदर है, ठीक है। तो संविधान सबसे ऊपर है, कोई एक्ट में कोई भी लूपहोल हो, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बचा ही लेगा, ठीक है।
क्योंकि केस करने का अधिकार हमने सबको दिया है। चलो बच्चों खत्म, ये दो ही पढ़ पाए आज हम, 16 और 17। ये स्टेप्स है, ये अभी बता ही दिया मैंने। ई फाइन करते हो, रन एलएलपी में जाना होता है। रन एलएलपी में आपको नाम अवेलेबल सर्च करना है और रिजर्व कर देना है एमसीए की साइट पे जाकर। फिलअप पे जाना है और सारी डिटेल भरनी है। फिलअप, ये कोडवर्ड याद रखना। रन एलएलपी में जाओगे नाम वाम खुल जाएगा, फिर फिलअप पे जाओगे सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। और जितनी भी एलएलपी एग्रीमेंट की डिटेल है वो 30 दिन के अंदर अंदर भरनी है। एक बार आपने भरना स्टार्ट कर दिया, अब कुछ डिटेल आपको याद आई, यार ये तो मेरे पास है ही नहीं, तो बंद कर दिया आपने, लॉग आउट कर दिया, तो अधूरा रह गया वो। तो अब जितनी भी आधी अधूरी डिटेल है सब 30 दिन में पूरी कर देना। इसीलिए एक अच्छी प्रैक्टिस क्या है, पहले सब पुलिंदा घर पे तैयार कर लेना, फिर साइट खोलना। एक बार साइट खोल के लॉगिन हो गए और एक बार भरना स्टार्ट कर दिया तो विद इन 30 डेज आपको सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। तो लॉगिन तब तक मत करो जब तक सारा डेटा हाथ में अवेलेबल ना हो, फिर करो और एक साथ भरते जाओ, ठीक है। और ये सब कुछ भी हमें करना नहीं है, ठीक है। सीए के पास जाना है, वो सब कर देगा, वो रोज का काम है, उसको बिल्कुल आइडिया होता है। कुछ लोग क्या होते हैं, लेके खुद ही बैठ जाते हैं, ये 1.5 शाणे लोग होते हैं ना, जो अपना इलाज खुद ही करने बैठ जाते हैं, ये उस तरीके के, ठीक है। तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है, समझ गए। 22 से एक नई स्ट्रीम ऑफ सेक्शन शुरू करेंगे। कौन सा पॉइंट छोड़ दिया यार, क्या बात कर रहे? हाँ सॉरी, एक बार आपका नाम चेंज हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर, तो आरओसी को वो नाम देना है 15 दिन में। नया नाम चेंज हुआ है ना आपका, और सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे करा है, तो मेरा जो भी नाम चेंज हुआ है वो आरओसी को देना है, रजिस्ट्रार को देना है विद इन 15 डेज। 15 दिन बाद क्योंकि मेरा नाम चेंज हो चुका है, नाम चेंज होना बहुत बड़ी बात होती है, तो मेरा नाम चेंज हो चुका है, तो फ्रेश एलएलपी आएगी, एलएलपी सर्टिफिकेट आएगा मेरे घर पे। पुरानी वाली आरसी फाड़ के फेंक दो क्योंकि वो पुराने नाम से थी, अब नई आरसी मेरे घर पे आएगी और उसे सजा दो वहां पे, ठीक है। देखो, वेयर एलएलपी चेंजेस नेम और ऑब्टेन न्यू नेम विद इन 15 डेज, नाम चेंज होने के 15 दिन के अंदर अंदर क्या करो, रजिस्ट्रार को दो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से हमने नाम चेंज किया है, उनके कहने पे ही किया है, तो ये हमने नाम चेंज कर दिया है। और वो लोग क्या करेंगे, विद इन 3 मंथ, ठीक है, 30 डेज सॉरी, उन आपके देने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ, यहां लिख दो फ्रेश, क्या देंगे, नया वाला देंगे ना, पहले से तो था एक आपके पास, पुराना वाला फाड़ के फेंक देना, ठीक है। अगर एलएलपी कोई भी डिफॉल्ट करती है डायरेक्शन में, नाम चेंज नहीं करती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, तो रजिस्ट्रार शैल एंटर, तो रजिस्ट्रार खुद ही उनका नया नाम लिख देगा सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर, ठीक है, और आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट दे देगा। मतलब अभी हमको बोला गया नाम चेंज करो, और एलएलपी नकटी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मान रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार को बोलेगा कि इनका नाम चेंज कर दो, फिर रजिस्ट्रार नया नाम चेंज करके आपको फ्रेश सर्टिफिकेट खुद ही भेज देगा और ओल्ड वाला फाड़ के फेंक देगा। फिर ये तीसरे पॉइंट तक तो नौबत आएगी नहीं, क्योंकि पापा ने नोटिस भेजा है, छोटी मोटी अथॉरिटी ने भेजा नहीं है। किसने भेजा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा है, तो कोई इसको इग्नोर, छोटे मोटे म्यूनिसिपैलिटी के नोटिस आ जाते हैं, अपन उसमें ही घबरा जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टैम्प पे नोटिस आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पता नहीं अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखते हैं कि नहीं लिखते, मोदी सरकार ना लिखते हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर लिखते हो ठीक है, तो उसका नोटिस आएगा और उस नोटिस की पालना करते हुए आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। चलो धन्यवाद, कल देखते, बाकी भाई बंद कर दो।